साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल, आज मैं फिर अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कई साथियों ने पूछा है कि अगर हम वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं तो कैसे हम जानें कि हम सुरक्षित हो गए, क्या हमें एंटीबॉडी टेस्ट करा के ये जानना चाहिए, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, कितने दिन बाद कराना चाहिए और उसको हम लोग समझें कैसे। साथियों, इसी पर मैं आज चर्चा करूंगा। इसके पहले इम्यूनिटी क्या होती है, इस पर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इम्यूनिटी जो होती है, जिसके बारे में बहुत प्रचलित शब्द हो गया है, ये हमारे शरीर में रक्षा का काम करती है और ये इम्यूनिटी दो तरीके की मुख्य तौर पे होती है। पहला, इसको हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी नेचुरल भी कहलाती है, जेनेटिक कहलाती है या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहलाती है। और ये जो है शरीर की रक्षा जो है हर बाहरी एंटीजन से करती है बराबर रूप में। चाहे जो एंटीजन आएगा जो शरीर के बाहर का होगा उस पर बराबर रूप से वो प्रभावी होती है। इसको हम लोग फर्स्ट लाइन डिफेंस कहते हैं। और ये 4 तरह की रूप में हमारे शरीर में पहले से ही होती है, पैदाइशी होती है। उसका नाम है पहला कि फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब जो ऐसा रुकावट जो फिजिकली दिखाई भी देता है, जैसे हमारी त्वचा, जैसे उसकी म्यूकोसा, सिलिया, हेयर्स, ईयर वैक्स, जो हमारे शरीर में एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स बनते हैं, और जैसे सलाइवा, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस, और विभिन्न तरीके के फ्लशिंग एक्शन वाले फ्लूइड जैसे पेशाब और कहते हैं कि आंसू। दूसरा इसका हिस्सा होता है खास तरह के सेल्स, जिनको हम लोग फैगोसाइट्स कहते हैं। ये कई रूपों में पाई जाती हैं, जैसे एक खास तरह के लिम्फोसाइट जैसे नेचुरल किलर सेल्स, या मैक्रोफाजेस, डेंड्रेटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, बहुत सारी तरह के सेल्स हैं जो इसमें वो भाग लेती हैं। और जैसा हम लोगों ने सुनना है, कहते हैं कि हमारे अंदर शोथ हो जाता है। शोथ खुद एक रक्षात्मक प्रक्रिया है इन्नेट इम्यूनिटी की, और उसमें उत्पन्न होने वाला बुखार ये खुद एक रक्षात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं पर जो दूसरे की इम्यूनिटी होती है उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दूसरे नामों से हम एडाप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए है, ये खास एंटीजन के साथ खास तरह की इम्यूनिटी ही बनती है, और ये उस खास इम्यूनिटी जो खास एंटीजन के खिलाफ बनी है, किसी दूसरे एंटीजन के खिलाफ वो काम नहीं करती। और ये अपने आप में 2 तरह की होती है, नेचुरल और एक्टिव या पैसिव। एक्टिव मतलब जिसमें जो है बाहर से कोई ऐसी क्रिया हो हमारे शरीर के अंदर जिसके खिलाफ उसके फलस्वरूप हमारे अंदर रक्षात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाए। एक्टिव सक्रिय है, उसमें हमको सक्रिय कराना पड़ता है। ये 2 तरीके की होती है, नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो शुरू होती है किसी पैथोजन से हमारे शरीर में संक्रमण होने पर। वहीं पर जो आर्टिफिशियल एक्टिव कहते हैं कि इम्यूनिटी पैदा होती है एडाप्टिव, वो जो है वैक्सीनेशन के बाद होती है। वहीं पर जो पैसिव टाइप की कहते हैं कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है या एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है, वो 2 तरह की होती है, एक नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी जो पैसिव होती है वो आपने जानते हैं कि माँ के अंदर बनी हुई एंटीबॉडी बच्चे के अंदर पहुँचती है। वहीं पर मतलब बनी एंटीबॉडीज़ या कोई रक्षात्मक सेल्स हमारे एक मतलब नेचुरल प्रक्रिया के तहत पहुंच जाना है माँ से बच्चे के अंदर। वहीं पर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का क्या मतलब हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। जैसे हमने पढ़ा है, जाना है कि एक ज़माने में जब टिटनेस का इन्फेक्शन होता था तो संक्रमण का डर रहता था, तो हम लोग ATS लगाया करते थे, एंटी टिटनेस सीरम लगाया करते थे। ये घोड़े में टिटनेस के बैक्टीरिया को डाल करके उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती थी सीरम में, उसको निकाल करके मनुष्य में लगाया जाता था, ताकि बनी बनाई एंटीबॉडीज़ उसको टिटनेस से बचा सकें। जब तक हमारी टिटनेस की वैक्सीन एंटीबॉडी बना नहीं पाती, क्योंकि उसमें 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते लग जाते हैं।
इसलिए जो है तब तक उसको जो टिटनस बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बनी बनाई एंटीबॉडीज़ देनी पड़ती थी। ये आज भी होता है। ह्यूमन टेट ग्लोब है और कहते हैं कि आपकी एंटी स्नेक वीनम्स है, ये सब उसकी तरह से काम करते हैं। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस कहते हैं और जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है उसको सेकंड लाइन डिफेंस कहते हैं। जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है ये दो तरीके की हमारे शरीर में पाई जाती है। जैसा हम जानते हैं कि एंटीबॉडी मीडिएटेड या सेल मीडिएटेड। एंटीबॉडी मीडिएटेड को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमर माने होता है हमारे शरीर का बॉडी फ्लूइड। तो चूँकि एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी फ्लूइड में ब्लड में तैरती रहती हैं, इसलिए इसको जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी में कहते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में कोई संक्रमण होता है तो उसके खिलाफ जो कहते हैं कि हमारी जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, जो दोनों लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट्स दो तरह की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स में एक प्रकार होती है टी हेल्पर सेल्स जो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती है और ये बी सेल्स एक्टिवेट होकर के बी मेमोरी सेल्स और बी कहते हैं कि जो प्लाज्मा बी सेल्स होती हैं उनमें से गुजरती हुई उस एंटीजन के खिलाफ कहते हैं कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाती है। और जो एंटीबॉडीज़ जो है संक्रमित सेल के बाहर जो एंटीजन्स ब्लड में तैर रहे होते हैं उनको वो उनसे चिपक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, उनको एंटीजन से होने वाले नुकसान से शरीर को बचा लेती है। जो कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ होती हैं इनको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, जो कि वाई शेप की होती हैं। और एंटीबॉडीज़ के जो खास एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं वो उस एंटीजन के किसी खास विशिष्ट पार्ट जो इपीटोप कहलाता है उसके अगेंस्ट अपनी शरीर में एक पैराटोप बनाती हैं। और ये पैराटोप एंटीबॉडी का जो पार्ट होता है इसको इक्वली अगेंस्ट होता है इपीटोप के जो एंटीजन का एक पार्ट होता है। दोनों एक दूसरे से लॉक एंड की सिस्टम से बाइंड कर जाते हैं और अब ये एंटीजन अकर्मण्य हो जाता है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, कोई डैमेज नहीं कर पाता। अगर ये टॉक्सिन होगा एंटीजन तो ये एंटीबॉडीज़ उस टॉक्सिन से चिपक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी और अब ये जो है एंटी टॉक्सिन्स कहलाएंगी। जब कोई पैथोजन दोबारा प्रवेश करता है और जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पहले से बन चुकी हैं तो बी मेमोरी सेल्स उसके अगेंस्ट काफ़ी तेज़ी से एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और शरीर की रक्षा करती हैं। वहीं पे जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो कहते हैं कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के मुकाबले थोड़ा स्लोअर होती है, अर्थात एंटीबॉडी मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है थोड़ा सा फास्टर रिस्पांस शो करती है। ये इमेच्योर जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी सेल्स होती हैं, ये बोन मैरो में जब होती हैं तभी ये दो हिस्सों सेल्स में डिवाइड होती हैं। एक को टी हेल्पर सेल्स कहते हैं जिनको CD4 सेल्स भी कहा जा सकता है और कहते हैं कि दूसरी होती हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स या CD8 सेल्स। ये जो कहते हैं कि सेल्स होती हैं ये इमेच्योर अवस्था में होती हैं। जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स शरीर में प्रवेश कर गए एंटीजन को अपने सरफेस पर प्रेजेंट करती हैं तो ये सेल्स TH सेल्स और कहते हैं कि साइटोटॉक्सिक सेल्स ये दोनों एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेट होकर के कहते हैं कि शरीर की रक्षा करती हैं। जब कहते हैं कि जो सेल्स होती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये दो तरीके की होती हैं। अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं कि नॉन प्रोफेशनल टाइप की होती हैं, वो जो नॉन प्रोफेशनल सेल्स होती हैं जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कहते हैं कि कैंसर सेल्स, ये अपने सतह पर एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं। एंटीजन को जब प्रेजेंट करती हैं तो अपने सेल्स पर जो प्रेजेंट करती हैं ये मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो टाइप 1 वाला होता है उसके ऊपर ये अपने अंदर के एंटीजन के प्रोटीन को प्रेजेंट करती हैं। और इस एंटीजन से की जो प्रोटीन होती है ये इससे जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं टी सेल्स टाइप की ये एक्टिवेट होती हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये मैच्योर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में बदल जाती हैं और अब ये उसको जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं या कहते हैं कि ट्यूमर सेल्स हैं उनको किल कर डालती हैं।
वहीं पर जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जिसमें मैक्रोफाज, बी सेल और कहते हैं डेंड्रिटिक सेल्स आती हैं, ये अपने सतह पर जो मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी जो टाइप 2 मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर एंटीजन की प्रोटीन को प्रेजेंट करती हैं, जिससे जो टी हेल्पर सेल इमेच्योर थी वो एक्टिवेट होकर के एक्टिवेटेड हेल्पर सेल्स में बदल जाती है। ये जो एक्टिवेटेड हेल्पर सेल्स हैं, टी सेल्स, ये खुद अपने आप में दो टाइप की होती हैं। उनको हम TH1 और TH2 कह सकते हैं। जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं ये TH1 अलग साइटोकाइंस के समूह को रिलीज़ करती हैं, इनको हम टाइप 1 साइटोकाइन समूह कह सकते हैं। और TH2 सेल्स अलग मेल के साइटोकाइन समूह को रिलीज़ करती हैं, जिनको हम टाइप 2 साइटोकाइन समूह कह सकते हैं। साथियों, आपने कोरोना काल में IL-6 का नाम सुना होगा। ये एक प्रकार की साइटोकाइन है जो TH2 सेल रिलीज़ करती है। और इन साइटोकाइंस, जिनमें कहते हैं कि विभिन्न तरह के इंटरल्यूकिन्स, जैसे IL-6, ये सब, और या इंटरफेरॉन्स और तरह के दूसरे साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं। इनका काम होता है कि इम्यून सिस्टम की जो दूसरी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करना। जैसा आपने अभी जाना कि बी सेल को टी हेल्पर सेल एक्टिवेट कर रही थी, तो इस तरह के दूसरी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती हैं और वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम में अपना रोल अदा करती हैं अपने तरह से। जब इस तरह से आपने जाना कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से हमारे शरीर में एंटीजन के खिलाफ कहते हैं कि ये एक्ट करता है। साथियों, जब हमारे शरीर में नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो उसके जब वायरस, जैसे अभी कोरोना वायरस की हम बात करें, तो कोरोना वायरस इससे प्रवेश किया तो उसमें हमारे शरीर में दोनों तरह की इम्यूनिटी का जन्म होना शुरू हो जाता है। मतलब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी भी, और कहते हैं कि चाहे वो सेल मीडिएटेड हो या कहते हैं कि एंटीबॉडी मीडिएटेड हो, दोनों का बनना शुरू होता है। तो उसमें जो है, जैसा हम जानते हैं कि वायरस में कई तरह के एंटीजन्स हैं, स्पाइक एंटीजन, न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीजन इत्यादि इत्यादि। सारे एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का बनना शुरू होता है और उसके अगेंस्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी धीमे धीमे एक्टिव होना शुरू हो जाती है। वहीं पर जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन जैसे कोविशील्ड ही है या दूसरी वेक्टर मीडिएटेड वैक्सीन्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि खास एंटीजन के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाने की प्रॉपर्टी होती है। और जैसे ये जो वैक्सीन्स हैं ये स्पाइक एंटीजन के खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो जब ये शरीर में या उसके अगेंस्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती हैं, तो ये जब जाती हैं तो केवल स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही आपके अंदर प्रोटेक्शन देंगी। और स्पाइक प्रोटीन को इसलिए सेलेक्ट किया गया कि स्पाइक प्रोटीन की सहायता से, स्पाइक एंटीजन की सहायता से ही जो कोरोना वायरस है वो इस रिसेप्टर से अटैच होकर के सेल के अंदर प्रवेश करता है, तो मल्टीप्लाई करके अपने डैमेज भी करता है और वेरिएंट्स को भी पैदा करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो अगर कहते हैं कि वैक्सीन आपने लगवाया तो सामान्य तौर पे देखा जाता है कि दोनों डोज के 15 दिन बाद आपके शरीर में इम्यूनिटी इतनी पैदा हो जाती है कि अगर आप संक्रमण से नहीं बच पाए तो आपको सीवियर कोविड या मार्टलिटी मतलब मृत्यु होने की संभावना न्यूनतम होती है। नियर टू 100% आपको सीवियर कोविड या मार्टलिटी नहीं होने पाती है, ऐसा ये पाया गया है। अभी भी कल के डाटा में निकला है कि जो मार्टलिटी दर देखी गई है प्रॉपरली वैक्सीनेटेड व्यक्ति में, वो उतनी कम है जैसे सामान्य फ्लू में होने वाली मौत के दर के बराबर है। तो यदि कोई जानना ही चाहे कि हमारे अंदर हमने वैक्सीन लगवाया तो हम कितने सुरक्षित हुए कि नहीं, तो आप कहते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट के लिए आप बाज़ार में जाएंगे। बाज़ार में एंटीबॉडी टेस्ट दो तरीके के उपलब्ध हैं, एक स्पाइक एंटीजन के अगेंस्ट और दूसरा न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीजन के अगेंस्ट। अब न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीजन के अगेंस्ट वाला एंटीबॉडी टेस्ट चीपर है और उसके खिलाफ वाला महंगा है। तो अक्सर क्या होता है कि हम केवल ये जान पाते हैं कि कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कर रहा है और सस्ते के चक्कर में ये भी बताएगा, हम
कोई ना कोई टेस्ट करा लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने वैक्सीन लगवाई है जो स्पाइक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है और आपने न्यूक्लियोकैप्सिड वाले से करा लिया, वो दे देगा नेगेटिव, क्योंकि आपको तो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ नहीं था। अब आपने जो है कहते जब टेस्ट कराया वो आ गया नेगेटिव और आप परेशान हो गए कि हमारे पे वैक्सीन का असर नहीं पड़ा। तो पहली बात क्या समझ में आई कि अगर हमने कोविशील्ड या इस तरह की कोई वैक्सीन लगाई है तो हमको केवल स्पाइक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने वाली किट से ही टेस्ट कराना है। पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई। अब मान लीजिए आपने स्पाइक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी टेस्ट करने वाली इससे टेस्ट कराया। अब आपने उसमें दो तरह की आती हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब केवल पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा, क्वांटिटेटिव मतलब यानी कि कितना टाइटर है, कितना वैल्यू है एंटीबॉडी की आपके रक्त में, वो बतलाएगा। अब आपने क्वालिटेटिव करा दिया तब भी आप नहीं जान सकते कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है। क्वांटिटेटिव करा लिया तो ये अभी साइंटिफिक कम्युनिटी में अभी ग्रे एरिया है कि कितने के ऊपर हम माने कि प्रोटेक्टिव है, कितने के ऊपर माने नहीं प्रोटेक्टिव है। ये भी अभी ग्रे एरिया है। अगर इसको हम मान लें कि ये प्रोटेक्शन देने वाला, 1 मिनट के लिए मान लें कि 10 IU के ऊपर वाला प्रोटेक्टेड है, तो क्या जो 10 IU से नीचे वाला है वो प्रोटेक्टेड नहीं है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर एंटीबॉडी का स्तर कम भी बना है और साथ में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पर्याप्त अच्छी बन गई है, जिसको टेस्ट करना सामान्य तौर पर नहीं संभव, वो खास लैब में खास तरीके से ही किया जा सकता है, तो वो बचाएगी आपको। तो इस तरह, और जो अगर एंटीबॉडी का टाइटर आपको ये 10 होना चाहिए और 10 से ऊपर बन गया है, तो क्या आपको जो कोरोना वायरस के वेरिएंट्स हैं उनसे ये स्तर अपने आप में प्रभावी है बचाने के लिए? ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन के एंटीजन्स को ही ये बदल रहा है जब कोरोना वेरिएंट आ जाता है। तो कुल मिलाकर के एंटीबॉडी का जो स्तर है वो कतई हमको जांच करने के आधार पर भरोसा देने को तैयार नहीं है कि कहते हैं कि हम कितना वेरिएंट से बच रहे हैं, कितना क्या बच रहे हैं। क्योंकि हम टोटल इम्यूनिटी जब हम बचने की बात करते हैं तो फील्ड लेवल पे हम देखते हैं कि हमारे वैक्सीनेटेड पर्सन्स कितना बच पा रहे हैं। तो सेल इम्यूनिटी कम ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों को मिला करके हमारे अंदर प्रोटेक्शन मिल रहा है ब्लड टेस्ट में। तो इसलिए हमको भरोसा कर करके वैक्सीन लगवाना है और टेस्ट के पचड़े में नहीं पड़ना है कि हम टेस्ट कराएं और तब जाने, आप केवल भरोसे से वो टेस्ट करा लें। जो होता क्या है कि ये फिर इतने टेस्ट तो बने क्यों हैं? एक्चुअली ये बने हुए हैं दो खास पर्पज़ से। ये आपके इंडिविजुअल के लिए नहीं बने हुए हैं, इस पर पैसा खर्च करना और अपने को परेशान करने, हैरान करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये बने थे सीरोलॉजिकल सर्वे के लिए, पहला। दूसरा, प्लाज्मा डोनेशन के लिए कैंडिडेट तय करने के लिए। सीरोलॉजिकल सर्वे में सरकार जानती है कि प्रैक्टिस में जितने इन्फेक्टेड रिपोर्ट हुए हैं उसके अलावा भी एक अच्छी खासी परसेंटेज पॉपुलेशन संक्रमित हो जाती है, उसको बिना सिम्टम्स के रह जाती है, उसको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं। तो वो समय समय पे जानना चाहती है कि वैक्सीनेशन, संक्रमण सब मिला करके कितनी पॉपुलेशन का परसेंटेज हमारा हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो एक रफ एस्टिमेट वो जानना चाहती है कि हमारी, तो इसके लिए ये बने हुए हैं टेस्ट, पहला। दूसरा, जब प्लाज्मा डोनेशन, खैर अब तो वो बैंड हो गया, लेकिन जब प्लाज्मा डोनेशन को माना जा रहा था कि ये स्ट्रेटजी के रूप में, इलाज के रूप में, तब जो ट्रीटेड कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रहते थे उनको ठीक हो जाने के सर्टेन पीरियड बाद, 1 महीने के बाद हम लोग एंटीबॉडी का टाइटर देखते थे। अगर एक सर्टेन लेवल से ऊपर बनी हुई मिल जाती थी तब हम उनका ब्लड कहते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन के लिए ले करके और प्लाज्मा कलेक्ट कर लेते थे, ताकि कहते हैं कि किसी मरीज में बनी बनाई एंटीबॉडी दे करके वायरस को इनएक्टिवेट करके हम उसकी लाइफ बचा सकें। खैर वो तो अब नहीं रह गया। तो ये इंडिविजुअल लेवल के लिए नहीं, ये मास लेवल के लिए एक वो था। साथियों, यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसा पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि 2 तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, एक कई तरह की होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस, इम्यूनिटी पर्पस से 2 तरह की एंटीबॉडीज़। जब भी इससे कोई संक्रमण होता है सबसे पहले कहते हैं कि IgM बनती है, फिर IgG बनती है। IgM जब बनती है तो ये
5वें 6ठे दिन से बनने शुरू हो जाती है, 1 हफ्ते में बन जाती है और IgG जो है कहते हैं कि लास्ट ऑफ वीक से या सेकंड वीक से आगे 3-4 हफ्ते के अंदर बन जाती है। तो अगर आपके टेस्ट में IgG IgM दोनों आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि अभी आपका एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है और केवल IgG आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपको पास्ट इन्फेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि एंटीबॉडी बनना कहते हैं कि हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके के से रिस्पांस करता है। ये समझिए कि जो एंटीबॉडी रिस्पांस है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और उसके कई कारक हैं और इवन टाइम रिस्पांस भी अलग अलग हर व्यक्ति में होता है। अगर कोई कहता है कि टेस्ट में कि हमारे अंदर एंटीबॉडी नहीं मिल रही है तो 3-4 कारण हम सोच सकते हैं। एक तो आपको कोरोना इन्फेक्शन कभी हुआ ही ना हो या वैक्सीनेशन लगवाया ही ना हो, या कहते हैं कि आपके अंदर कहते हैं कि जो टेस्ट है वो सही एंटीबॉडीज़ से ना हुआ हो, या कहते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ हैं आपने टेस्ट ही इतनी दिन बाद कराया कि नेचुरल एंटीबॉडीज़ जो है कुछ दिन बाद डिके कर गई और आपको अगर कोई बचाएगा तो आपकी मेमोरी सेल्स बचाएंगी, बी सेल्स की, और सेलिब्रेटरी इम्यूनिटी बचाएंगी। तो इस तरह से साथियों आपके उन प्रश्नों को जवाब मिल जाता है कि हमें टेस्ट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो एक लाइन में आप केवल विश्वास से वैक्सीन जो उपलब्ध है उसको लगवाएं और कोई टेस्ट करा करके अपने को परेशान, हैरान और या मतलब कि इस बात पे स्यूडो प्रोटेक्शन की हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ देना है, इसके चक्कर में ना पड़े। वैक्सीन लगाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते रहें और सबको प्रेरित करते रहें कि वो लोग ऐसा करें ताकि हम लोग तीसरी वेव से बच सकें और कहते हैं कि देश को सुरक्षित कर सकें, जान और जहान दोनों सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद।